हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। BPSC प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए इतिहास विषय के सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि BPSC के प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी 7वां चरण एग्जाम के लिए जो BPSC द्वारा एग्जाम होने वाला है बिहार में, तो उसके लिए ये क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कैल्कोलिथिक युग की बात कर रहा है, तो कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है वह ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। तो दोस्तों, ये समझ में आ गई होगी कि ताम्रपाषाण युग किसे कहते हैं। ताम्रपाषाण युग में तांबे के बने औजारों के साथ ही पत्थर के उपकरण भी मिलते थे, तो इसी काल को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। ऐसे ही कैल्कोलिथिक युग भी हम कहते थे। आज का दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल है यह सोम और इस्पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है, यानी कि सोमदेव को समर्पित है ऋग्वेद का नवा मंडल। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है त्रिपिटक। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 3 भागों को त्रिपिटक कहा जाता है। और ये जो 3 भाग हैं, इनमें से पहला है विनय पिटक। विनय पिटक क्या है, तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दी गई है। दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या है, तो सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन सम्मिलित है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गई होगी आप सभी को कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से जुड़ा है, और त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन सर्वप्रथम उदयन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो अपरहत भूमि जो थी यह बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था। बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहते थे, अपरहत कहते थे उसे। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक है यह नान्यदेव थे। नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है यहाँ पर, नान्यदेव। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव, इनकी कार्यकाल था 1097 से 98 ईस्वी। वे महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। नान्यदेव जो हैं, इन्होंने कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल कब था। तो कर्नाट वंश का शासनकाल जो था यह 1097 से लेकर 1325 ईस्वी तक था। मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है कर्नाट वंश को। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, हीनयान और महायान। महायान शाखा जो है यह बुद्ध को देवता माना गया इस शाखा के अंतर्गत, तथा उनकी पूजा की जाने लगी। महायान शाखा के अंतर्गत ही बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था। तो अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था। ऑप्शन नंबर ई राइट है।
एक या एक से अधिक ऑप्शन सही है, यानी कि अशोक के धर्म के अंतर्गत राजा के प्रति वफादारी का संदेश था, शांति एवं अहिंसा का संदेश था, बड़ों का सम्मान करने का संदेश था और धार्मिक सहनशीलता का भी संदेश दिया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट होते हैं। ये सभी संदेश अशोक के धर्म के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है यह किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ई होगा यहाँ पर भी। फ्रेंड्स, कौटिल्य की पुस्तक में आर्थिक संबंध के बारे में भी जानकारी मिलती है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास की भी जानकारी मिलती है, विदेश नीति की भी जानकारी मिलती है और धन संचय की भी शिक्षा दी गई है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कौटिल्य चाणक्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है। अर्थशास्त्र में राज्य के लिए मंडल सिद्धांत दिए गए हैं जो कि विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया है। सप्तांग सिद्धांत में 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र आते हैं, जिनकी व्याख्या की गई है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो गुप्त काल में उत्तर व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह का उपयोग किया जाता था। ताम्रलिप्ति, यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो था यह बंगाल में स्थित था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ भी व्यापार होता था। यानी कि गुप्त काल में जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, यहाँ से उत्तर भारत में व्यापार तो होता ही था, इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों में भी व्यापार होता था। पश्चिम भारत का पश्चिमी देशों के प्रमुख बंदरगाह जो था वह भृगु कच्छ था, यानी कि भड़ौच, जहाँ से समुद्री व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। एक से अधिक ऑप्शन सही है, यानी कि सुश्रुत भी गुप्त काल में आते हैं, शूद्रक भी गुप्त काल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग जो है यह भारत बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था और बौद्ध धर्म की प्रतिलिपियों को इकट्ठा करके वह चीन भी ले गया था अपने साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मथुरा नगर जो था यह सबसे प्रसिद्ध नगर था, मथुरा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में कदंब राजवंश का उल्लेख नहीं हुआ है। इसके अलावा चेर, चोल और पांड्य, इन तीनों राजवंशों का उल्लेख हुआ है संगम साहित्य में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन है। हो सकता है कि बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा ले तो उसमें भी इन प्रश्नों को जरूर डालेगा वो, तो क्यों ना हम इसे पहले से तैयार रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक जो है विशाखदत्त है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। तो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है इस पुस्तक के द्वारा। और इसी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल तथा कुलहीन कहा गया है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल तथा कुलहीन कहा गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस जो रचना है इसी पुस्तक में मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल तथा कुलहीन कहा गया है। घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभवम की रचना कालिदास ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कुमार संभवम की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है। कुमार संभवम में 17 सर्ग है, जिसमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म का वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि अपने स्थानीय शासन के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। फ्रेंड्स, आज का अंतिम प्रश्न है और 20वां प्रश्न है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? तो दक्षिण भारत के जो मंदिर थे उसके आकर्षक द्वार मुख्यतः गोपुरम कहलाते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट है, गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसके गोपुरम ही होता था। गोपुरम क्या है यह भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। दक्षिण में मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते थे। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही, यानी कि पांड्य और चोल वंश के राज्यकाल में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, गोपुरम का अर्थ होता है प्रवेश द्वार, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होता था। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं है, अपितु गोपुरम है। तो चोल काल के मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता है उसके गोपुरम का निर्माण, यानी कि प्रवेश द्वार का निर्माण। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पूरे 20 प्रश्नों को सॉल्व कराया है। ये जितने भी 20 प्रश्न थे यह बीपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के प्रश्न थे, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा आज का ये सेशन पसंद आए होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।